हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ ऑन इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले तो आप सबको सॉरी कि हमने इतने लॉन्ग टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की ड्यू टू सम रीज़न, पर अब वो रीज़न ठीक हो गया है और अब हम रेगुलरली वीडियोस जो हैं वो अपलोड करा करेंगे। तो आप लोग जैसे पहले सपोर्ट करते थे अब भी वैसे ही सपोर्ट करते रहें और अपने घर पे रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी कैंडिडेट है वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है इंडिया का, जहाँ वो उस काबिल है, तो वो ऐसा करने के लिए उसकी कम से कम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पद की नियुक्ति के लिए किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी पर्सन की जो एज है वो कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 35 ईयर्स, याद रखिएगा। अच्छा, हम लोग वोट कर सकते हैं, मतलब वोटिंग की, ठीक है, कोई कैंडिडेट वोट कर सकता है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होती है, उसकी होती है 18 ईयर्स, ठीक है, कि 18 ईयर्स का इंसान होगा तभी वो वोट कर पाएगा। उसके बाद अगर एमएलए की नियुक्ति है तो एमएलए के लिए मिनिमम एज होती है 25 ईयर्स। लोकसभा में अगर किसी ने लेनी है नियुक्ति तो उसके लिए 25 ईयर्स और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। एमएलए के लिए 25 ईयर्स, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए 35 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है स्टेट का, ठीक है, स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। तो किसी भी स्टेट का जो हेड होता है वो होता है गवर्नर। गवर्नर्स बनाए होते हैं ना, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये स्टेट के होते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो काम करता है स्टेट के लिए, लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का वो गवर्नर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, which among the following schedules is related to the responsibilities of municipalities। म्यूनसिपैलिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब कौन से शेड्यूल में आता है वो हमने बताना है। तो म्यूनसिपैलिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब म्यूनसिपल कमेटी जो होती हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब आता है 12th शेड्यूल में, ठीक है, ये सब 12th शेड्यूल में आता है। और जो 12th शेड्यूल है जे कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है वो ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किया गया था 74th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। 74th अमेंडमेंट के तहत 12th शेड्यूल जो है उसको लाया गया था, ऐड किया गया था, और 12th शेड्यूल में है क्या, म्यूनसिपैलिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। उसके बाद है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनल पीपल कांग्रेस इज़ रिलेटेड। ये कौन सी कंट्री की पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ये कौन सी कंट्री की है, तो ये है चाइना की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ओनली वन आर्टिकल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है, पता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, तो वो है आर्टिकल पार्ट 20, ठीक है, पार्ट XX, इसको बोलते हैं 20, रोमन्स में लिखा रहा है, ठीक है, पार्ट 20। और पार्ट 20 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 368, ठीक है, पार्ट 20 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है और वो है आर्टिकल 368। उसके बाद है, द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली हैड हाउ मैनी लैंग्वेजेस। जो 8th शेड्यूल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितनी लैंग्वेजेस थी, ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, स्टार्टिंग में कितनी लैंग्वेजेस थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14, ठीक है। ओरिजिनली 8th शेड्यूल में 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुए हैं और भी लैंग्वेजेस जो हैं वो इसमें ऐड की गई हुई है, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट करके और भी लैंग्वेजेस हैं जो अब ऐड की गई हुई है, पर उस टाइम पे ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस ही थी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल prohibits the employment of children in factories and hazardous industries. hazardous क्या होता है? जो हानिकारक होती हैं, hazardous, ठीक है, hazardous industries. तो हमने बताना है कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी चिल्ड्रन है, बच्चा है 14 साल की कम उम्र का, जहाँ अब 18 साल का है, तो उससे कम उम्र का बच्चा जो है वो किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा. ये कौन से आर्टिकल में बोला गया था? तो ये बोला गया था आर्टिकल 24 में, ठीक है. नेक्स्ट है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं? तो वो कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज़? अभी हैं 11, ठीक है. पहले 10 थी, फिर अमेंडमेंट किया गया था. कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 का. 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 का जो हुआ था, उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की गई थी. वो कौन सी ड्यूटी ऐड की गई थी? वो की गई थी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ठीक है, कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है. ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि कब ऐड की गई थी? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको भी ऐड किया गया था. तो अब कितनी हो गई है? 11 हो गई है. नेक्स्ट है हु हैज़ द पावर टू रिमूव द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जाए. अगर प्रेसिडेंट अपना काम सही से नहीं कर रहा है, जहाँ उस पर कोई भी करप्शन का केस है, जो कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसकी पावर से रिमूव किया जा सकता है, उसकी पावर्स उससे छीन ली जा सकती हैं. ये हक जो है वो किसको है? ठीक है, मतलब ऐसा कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो कर सकता है ऐसा. नेक्स्ट है टू हुम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सबमिट हिज रेजिग्नेशन. सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको सबमिट करता है? तो वो करते हैं प्रेसिडेंट को सबमिट. फिर है विच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जीएसटी लगा था हमारे यहाँ. जीएसटी स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था याद है किसी को? जीएसटी हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था 2016 में. 2016 में. तो बोला गया है ये कौन से अमेंडमेंट के तहत रिलेट किया गया था, मतलब कौन से अमेंडमेंट के तहत जीएसटी को लाया गया था. ठीक है, तो ये लाया गया था 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016. ठीक है, 101वां जो अमेंडमेंट एक्ट था, 101वां जो संशोधन था वो किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2016 में. उसके तहत ही जीएसटी को लाया गया था. फिर है हु टेक्स अप द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल. जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा होता है तो उस स्टेट का जो काम है वो सब कौन करता है? उस स्टेट में जो भी रूल्स होते हैं या जो भी पावर होती है उस स्टेट की, वो किसके हाथों में होती है? वो होती है प्रेसिडेंट के हाथों में. प्रेसिडेंट रूल लगा है तो प्रेसिडेंट के हाथों में ही होगी. अच्छा, एक बार देख लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं. क्या था पहला कि मिनिमम एज क्या है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट होने के लिए? तो वो है सिलेक्ट होने के लिए, तो वो है 35 ईयर्स. चीफ एग्जीक्यूटिव हेड हमारे स्टेट के गवर्नर होते हैं. म्यूनसिपैलिटीज़ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जे 12th शेड्यूल में आती हैं. नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है ये चाइना की है. और कौन सा पार्ट है जिसका सिर्फ एक ही आर्टिकल है? तो वो है पार्ट 20, और इसका सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 368. 8th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी. अच्छा, कौन सा आर्टिकल था जिसके तहत बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करने से रोका गया था? तो वो था आर्टिकल 24. फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं अभी? वो हैं 11. पहले 10 थी, उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 का, उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, तो अब 11 हैं. अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन रिमूव कर सकता है? तो वो कर सकता है पार्लियामेंट. सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं. जीएसटी हमारे यहाँ लाया गया था 2016 में लाया गया था. 101वां जो संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत इसको लाया गया था. फिर है कि प्रेसिडेंट रूल लगा है अगर किसी स्टेट में, तो उसकी सारी कमान, उसके सारे फंक्शन, रूल्स जो है वो किसके अंडर आ जाते हैं? वो आ जाते हैं प्रेसिडेंट के अंडर. नो थैंक्स गाइज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अपने घर पे रहें, मास्क वगैरह पहन के रखें और सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.